Good morning, students. Today's topic is elasticity of demand. थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर में बच्चे हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं क्रॉस डिमांड, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, और उससे पहले किया हमने मूवमेंट एंड शिफ्टिंग, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। बच्चे आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बड़ा टॉपिक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वाइडर कंसेप्ट देन द डिमांड कंसेप्ट, क्योंकि डिमांड कंसेप्ट में आपने सिर्फ इतना पढ़ा बच्चों कि डिमांड का जो रिलेशन है प्राइस से वो इनवर्स है, राइट। इलास्टिसिटी डिमांड में भी यही पढ़ेंगे कि रिलेशन इनवर्स है, बट लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा और हमने बार बार पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट बच्चों? क्वालिटेटिव कंसेप्ट। लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मैग्नीट्यूड बताएगा। मैग्नीट्यूड बताएगा मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड की तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव कंसेप्ट नहीं है, ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, खिंचाव, चेंज, बहुत सारे वर्ड्स हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की काफी मीनिंग है बच्चों। रिस्पॉन्सिवनेस, कितना चेंज हुआ, है ना। अब डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स थे बच्चों, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या था कि प्राइस ऑफ गिवन गुड के चेंज होने से कैसे डिमांड में चेंज आता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्राइस ऑफ गिवन गुड के अलावा जो चेंज आता है डिमांड में वो अदर फैक्टर से भी आता है, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना। उसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस भी डिमांड को चेंज करता है। हमने क्रॉस डिमांड पढ़ा कि एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को चेंज करता है। तो इन सभी फैक्टर्स में, उसके अलावा इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो इन सभी फैक्टर्स में प्राइस ऑफ गिवन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम ऑफ बायर, ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जिनका हम क्वांटिटेटिव फिनोमेना में पढ़ सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं कि कितने प्राइस चेंज होने से कितना डिमांड में चेंज आया, समझ रहे हो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप कोफिशिएंट निकालेंगे, आप रिस्पांस निकालेंगे, कितना डिमांड का रिस्पांस आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो बच्चों अब इस टॉपिक में आपको यह पता करना है कि कितने प्राइस चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या एक्चुअल में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने डिग्रीज, कितने टाइप्स हो सकते हैं, कितना कितना रिस्पॉन्स आ सकता है, वो हम पढ़ेंगे। कहां से कहां तक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड का नंबर लाई करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें इलास्टिसिटी डिमांड में आप सीखेंगे। सबसे पहली चीज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हम यहां पर तीन टाइप पढ़ेंगे: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटेड टू क्रॉस डिमांड टॉपिक, क्रॉस प्राइस इफेक्ट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा बच्चों। तो सब चीजों का लिंक है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बच्चा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच्चों, अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, एज प्राइस फॉल डिमांड इंक्रीजेस। इलास्टिसिटी क्या कहता है सुनिएगा बच्चों, मीनिंग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है। इट रेफर्स टू द responsiveness, it refers to the responsiveness of quantity demand, responsiveness of quantity demand due to change in due to change in factors affecting demand, due to change in factors affecting demand। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बच्चों,
वो रिस्पॉन्स है। क्या है? रिस्पॉन्स। किसका रिस्पॉन्स बच्चा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बच्चा डिमांड को सिर्फ एक फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो डिमांड में जो रिस्पॉन्स आ सकता है, क्या वो सिर्फ प्राइस से आएगा? नहीं, डिमांड में रिस्पॉन्स प्राइस के अलावा इनकम से भी आ सकता है। डिमांड में रिस्पॉन्स प्राइस के अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से भी आ सकता है। तो मैं यहां पर अगर ये लिखता हूं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जगह क्या लिखता हूं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस या डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। बच्चा ध्यान रखिएगा, प्राइस इलास्टिसिटी और सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिफरेंस है। जब बात सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हो रही है, इट मींस इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। डिमांड को जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनकी वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है, इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। सिंपल। अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी, टेल इफ एनीवन आस्क व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी, यू विल से सर price elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of change in demand, change in quantity demand due to change in price। तो प्राइस कब लगाना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कब लगाना है, ये बात आपको क्लियर हो गया बच्चों? देखो, अब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बच्चा, मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिवाइड कर सकता हूं तीन टाइप्स में। मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिवाइड कर सकता हूं बच्चों तीन पार्ट में। वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं बच्चा? ध्यान से सुनिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तीन पार्ट कौन कौन से, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला, नंबर 1 बच्चे, सबसे पहला इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। दूसरा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों, सबसे पहली चीज, टाइप तो हम कर लेंगे। सबसे पहली चीज कि इलास्टिसिटी है क्या? इलास्टिसिटी है क्या? बच्चों, हमारे पास रबर बैंड होता है, रबर बैंड। मान लीजिए ये एक रबर बैंड, मास्क का रबर बैंड है। इस रबर बैंड को आप खींच रहे हैं, इलास्टिक। कैसा है? इलास्टिक है या नहीं? ये छोटा हो गया, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक। यहां इलास्टिसिटी है कि नहीं? बोलो बच्चों, है कि नहीं इलास्टिसिटी? है। अगर मैं ये इस रिमोट की बात करता हूं, रिमोट खींच रहा है, नहीं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इलास्टिसिटी यहां पे नहीं है सर, दिस इज इन इलास्टिक। ये सॉलिड, सॉलिड थिंग्स आर इन इलास्टिक, ये चेंज नहीं होती, इनमें खिंचाव नहीं होता है ना। तो इलास्टिसिटी है क्या? सबसे पहली बात, जहां पे चेंज आ रहा है, जहां पे चेंज आ रहा है। तो बच्चों, डिमांड का भी ऐसा ही है। अगर डिमांड में चेंज आएगा, चेंज होगा किसी भी फैक्टर से, डिमांड इज इलास्टिक। सो सिंपल। अगर चेंज नहीं आएगा, इट इज कॉल्ड इनइलास्टिक। समझ में आप लोग? तो बच्चों, इलास्टिसिटी क्या है? रिस्पॉन्स है कि अगर हम किसी चीज को चेंज करेंगे तो उसमें रिस्पॉन्स आएगा, चेंज करने से या नहीं आएगा, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अगर चेंज आता है तो इलास्टिक है, इलास्टिक है। अगर चेंज नहीं आता है तो वो इनइलास्टिक है। ठीक है बच्चों? तो ये टाइप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, अगर हम शुरू करते हैं बच्चा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? क्या पढ़ते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? सिर्फ अगर मैं बात करता हूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, डिनोटेड बाय ईडी। ईडी
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सुनिएगा बच्चों ध्यान से, सबसे पहली चीज, प्राइस इलास्टिसिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट रेफर्स टू द degree of responsiveness of quantity demand due to change in price of a commodity यहां पर मैंने बच्चों लिखा प्राइस। क्या लिखा बच्चों? प्राइस। तो यहां पर जो रिस्पांस डिमांड में आ रहा है वो ड्यू टू चेंज इन प्राइस आ, मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड नहीं लिखा बच्चों। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पांस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ गिवन गुड। अगर डिमांड में चेंज बच्चों प्राइस की वजह से आता है उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो बच्चों। प्राइस इलास्टिसिटी को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, दैट इज इट रेफर्स टू, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इट रेफर्स टू the ratio of change in quantity demand to change in price of a commodity due to change in price of a commodity। अगर मैं डिवाइड करता हूं, किसको डिवाइड करता हूं बच्चों? अगर मैं डिवाइड करता हूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को, कितना परसेंटेज चेंज हुआ डिमांड में, उसको मैं डिवाइड करता हूं परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। जितना चेंज डिमांड में हुआ डिवाइड बाय जितना चेंज प्राइस में हुआ, अगर उसको हम रेशियो निकालेंगे बच्चा, उसे बोला जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि ईडी कॉफिशिएंट जो आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे इलास्टिसिटी का? आप डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। कितना प्राइस चेंज होने से कितना डिमांड में रिस्पॉन्स आया, उन दोनों का जो रेशियो है इट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाउ टू फाइंड आउट? चेक इट। कैसे करते हैं बच्चों? देखिए, मान लीजिए if price of car increase by 10%, as a result quantity demand of car fall by 20%। अगर कार के प्राइस 10% से इंक्रीज होता है बच्चों और कार की ही डिमांड 20% से फॉल हो जाती है, फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कार। हाउ टू फाइंड आउट बच्चा? ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज, हमारे पास फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आप कार के परसेंटेज चेंज इन डिमांड को डिवाइड कर देते हैं बच्चों परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, यू विल गेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों डिमांड में कितना परसेंट चेंज हुआ, तो आप देख रहे हैं डिमांड में 20% का चेंज हुआ ड्यू टू 10% इंक्रीज इन प्राइस। बच्चों डिमांड में 20% का फॉल हुआ, मैं माइनस लगा देता हूं, और प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ, मैंने पॉजिटिव साइन लगाया बच्चों। तो आपका जो आंसर आया दैट इज 2 और -2। बोलो बच्चों 2 और -2। आंसर इज -2। बच्चा एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
will always be a negative number. प्राइस इलास्टिसिटी का जो कोफिशिएंट आएगा हमेशा वो नेगेटिव आएगा, माइनस. रीजन, लॉजिक, as there is inverse relationship between price and quantity demand. As there is inverse relationship between price and quantity demand, hence price elasticity of demand is negative. Okay? अगर आप माइनस प्लस के साइन नहीं लगाते, आपका आंसर प्लस में आता है, फिर भी हम यही बोलेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉल, प्राइस फॉल तो डिमांड राइज. डायरेक्शन कैसा है बच्चों, बोलो. इनवर्स. आंसर विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव नंबर. आंसर विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव नंबर. तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव आने वाला है, आपको ध्यान रखना है बच्चों. ठीक है, चलिए. अभी यहां परसेंटेज चेंज गिवन था बच्चों, अभी यहां परसेंटेज चेंज गिवन था बच्चों. आप परसेंटेज चेंज फाइंड आउट भी कर सकते हैं. अगर आपको गिवन है कि प्राइस ऑफ कार फॉल बाय 2 रुपीज, इनिशियल प्राइस वॉज 10, 2 रुपीज से फॉल हो गया तो 8 हो गया. आप इसका परसेंटेज चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों. तो हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज, हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज, ये हम लोग सीखेंगे, ये हम लोग सीखेंगे बच्चों परसेंटेज मेथड में. कौन से मेथड में बच्चा, परसेंटेज मेथड में. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट कर सकते हो थ्रू डिफरेंट मेथड्स. इन सीए फाउंडेशन कोर्स देयर आर 5 मेथड्स टू फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. परसेंटेज मेथड, आर्क मेथड, पॉइंट मेथड, ऑल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिक मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. ये सारे मेथड्स आप लोग पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन में, हाउ टू फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके बच्चा. तो अभी आप लोग परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, प्राइस का या डिमांड का भी आप निकाल सकते हो. तो कैसे निकालेंगे बच्चा, मान लीजिए प्राइस फॉल हुआ 10 to 8 एंड क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस from 20 to 40 units. Find out percentage change of demand, percentage change in price, also find out price elasticity. ऐसा आपको बोल दिया है. इसी एग्जांपल को लेते हुए हम फाइंड आउट करते हैं कि परसेंटेज चेंज कैसे निकाल सकते हैं बच्चों. सबसे पहली बात, आपका प्राइस 10 से 8 हुआ. आपका प्राइस पहले 10 था, P is equals to 10. अब जो नया प्राइस आया बच्चों, दैट इज P1. We are assuming it P1. आपका प्राइस 8 हो गया. ओके. क्वांटिटी डिमांड मींस Q. Initial quantity was 20 units as you seen in example, and new quantity after fall in price from 10 to 8, that is 40 units. जैसे ही प्राइस फॉल हुआ 10 से 8, आपकी यूनिट्स इंक्रीज हो गया डिमांड का 20 से 40 यूनिट्स. नाउ हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन प्राइस, how to find out percentage change in price. Let's see. बच्चा एक सिंपल फॉर्मूला, न्यू प्राइस. ओके, न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस. न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस मतलब कि न्यू प्राइस इज हियर P1, इनिशियल प्राइस इज P, पुराना प्राइस, डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100. दिस इज द फॉर्मूला, वेरी सिंपल. New price minus initial price divide by initial price into 100. Okay, P1 minus P upon P into 100. Let's find out. P1 is 8 rupees, P is 10 rupees, divide by P again, it is 10 rupees into 100 for percentage. 8 minus 10 is minus 2 upon 10 into 100. Okay, minus 2 upon 10 into 100. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 20. ओके, ये आ गया आपका बच्चों माइनस का 20%. आपने प्राइस का परसेंटेज चेंज निकाला बच्चों, माइनस का 20%. सर प्राइस का परसेंटेज चेंज माइनस में क्यों आया? सर आपके प्राइस 10 से 8 हो गए, आपका प्राइस फॉल हो गया फ्रॉम 10 to 8 रुपीज पर यूनिट. ऑब्वियस यहाँ पे परसेंटेज चेंज तो हुआ है, जो 20% आपने निकाला बट वो फॉल हुआ है तो माइनस में आया. सर अगर प्राइस राइज होते तो आपका आंसर प्लस में आता बच्चा.
तो आपका कोई ना कोई एक या तो प्राइस या तो डिमांड माइनस में आने वाला, और एक माइनस में आया दूसरा प्लस में आया, ऑलवेज आंसर विल बी नेगेटिव, इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो माइनस को 20% आपने प्राइस का चेंज निकाला। नाउ लेट्स फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। लेट्स फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सो फॉर्मूला इज Q1 न्यू क्वांटिटी माइनस Q इनिशियल क्वांटिटी डिवाइड बाय Q इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। बच्चा बहुत सिंपल है, न्यू क्वांटिटी minus old quantity divide by old quantity demand into 100. Let's find out. बच्चों बोलो, न्यू डिमांड कितना आपका 40 यूनिट्स, 40। ओल्ड डिमांड कौन सा बच्चा 20 यूनिट्स। अगेन ओल्ड क्वांटिटी कौन सा बच्चा 20 यूनिट्स इनटू 100। Now answer will be 20 upon 20 into 100, that is 100% in positive, क्योंकि आपका आंसर पॉजिटिव में है तो आप 100% पॉजिटिव लिखेंगे। अब अगर आपको फाइंड करना है ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन सा इलास्टिसिटी बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैसे फाइंड करेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपके पास सॉल्यूशन है बच्चों, 100% डिमांड का चेंज है, 20% माइनस का 20% प्राइस का चेंज है। आपका आंसर बच्चों आया -5, तो ईडी इज -5। ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड आउट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड आउट हो गया। तो आपने कैसे निकाला बच्चों परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो डेफिनेशन मैंने लिखा बच्चों, जो डेफिनेशन मैंने लिखा बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द रेशियो ऑफ percentage change, ratio of percentage change in quantity demand to percentage change in price। ये परसेंटेज लगाना नहीं भूलना है बच्चों, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। आपका प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड आउट हो जाएगा बच्चों। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड आउट तो कर चुके हैं, बट क्या आपको पता है बच्चों कि प्राइस इलास्टिसिटी का जो कोएफिशिएंट है, जो आंसर है, जो वैल्यू है, वो कहां से कहां तक लाई कर सकती है। प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है बच्चों, ये आपको बताना है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आपका कोएफिशिएंट आएगा बच्चों, वो आपका 0 भी हो सकता है बच्चों, माइनस में भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इनफिनिट भी हो सकता है। सर मींस आप बोलना चाहते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी लाई बिटवीन 0 टू इनफिनिट? नो, 0 टू इनफिनिट पॉजिटिव हो गया, 0 से माइनस इंफिनिटी तक भी जा सकता है बच्चों। प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर कितना भी आ सकता है। इट मींस देयर आर, अगर मैं इसको इन ब्रीफ समझाऊं कि कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कितना कितना आ सकता है इन ब्रीफ, तो मैं टॉपिक को नाम देता हूं बच्चों, टॉपिक को नाम देता हूं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या नाम दे रहा हूं बच्चों? डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी डिग्रीज हो सकती है, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बच्चों देयर आर 5 डिग्रीज। हाउ मेनी? देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 1, ED can be equals to 1. ED can be equals to 1. Second, ED can be more than 1. It can be less than 1. It can be 0 also, or price elasticity can be infinite also. आप देखिए बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आपका 1 भी आ सकता है बच्चा, 1 से बड़ा भी आ सकता है बच्चों, 1 से कम भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, और इनफाइनाइट भी आ सकता है। लेकिन आपकी प्राइस इलास्टिसिटी जो होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। सर फिर यहां पॉजिटिव नंबर क्यों लिख रहे हो 1 मोर देन 1?
लेस देन 1 0 इनफाइनाइट। आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपकी वैल्यू प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 0 से ज्यादा 1 से ज्यादा भी हो सकती है, बट आप हमेशा यही देखेंगे कि नंबर तो कोई भी आएगा बट आपका कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑलवेज बी इन नेगेटिव। कैसे आप देखिएगा बच्चों, सबसे पहली चीज, आपकी पांचों डिग्री जो है दिख रही है आपको बच्चों, ये हमेशा और हमेशा जो पहली 3 डिग्री है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन तीनों डिग्रीज में आपको आंसर जो मिलेगा बच्चा वो नेगेटिव में ही मिलेगा, नेगेटिव में ही मिलेगा। 1 मींस -1, मोर देन 1 मींस -1.1, -1.5, -2, it can be any number but in negative term. ED less than 1, less than 1 मतलब -0.1, -0.2, -0.9, कोई भी नंबर जो एक से कम है बट हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा तो डिमांड तो फॉल होगी ना बच्चा। अगर प्राइस फॉल हो रहा होगा डिमांड तो इंक्रीज होगी, रिलेशन तो इनवर्स, रिलेशन तो नेगेटिव है, तो आपका आंसर भी नेगेटिव में आएगा। कैसे आएगा अभी हम डिग्रीज को एक्सप्लेन करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा, फिर देखो कि आपका आंसर कैसे माइनस में आता है और कितना कितना आता है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहली डिग्री है ED इक्वल्स टू 1। बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो कोई भी हो सकता है। उसके अंदर टाइप थे प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड हम शुरू करने जा रहे हैं, हमने शुरू कर दी है। मीनिंग क्या है प्राइस इलास्टिसिटी का? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बहुत सिंपल। प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्रीज हम शुरू करने जा रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसके 5 टाइप हो सकते हैं बच्चों। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर भी 5 टाइप है बच्चों। सबसे पहला ED इक्वल्स टू 1, वी कैन से यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, आपका आंसर जब 1 आता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आपका ED का इलास्टिक डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूले के बेस पे आप देखेंगे बच्चों कि आपका आंसर 1 कब आता है। बच्चों मैंने बोला प्राइस में 10% का फॉल हुआ, एनी कॉमोडिटी, कोई भी कॉमोडिटी, उसका प्राइस 10% से फॉल हुआ और उसकी क्वांटिटी डिमांड 10% से ही बढ़ गई। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, इफ price of a commodity, if price of a commodity fall by 10%, as a result quantity demand increases by 10%। आपका प्राइस 10% से फॉल हुआ, फॉल ध्यान रखिएगा, फॉल हुआ और डिमांड 10% से ही बढ़ गई। जितना परसेंट प्राइस में हुआ चेंज, उतना ही परसेंट डिमांड में चेंज हुआ। इधर प्राइस फॉल भी हो सकता है, प्राइस राइज भी हो सकता है। यहां पे हमने फॉल लिया, अगर प्राइस फॉल लिया तो डिमांड ऑब्वियस इंक्रीज होगा। चलो पुट करते हैं फॉर्मूला में, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इंक्रीज बाय 10% प्लस 10%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 10% बट फॉल हुआ है तो -10%। आपका आंसर आया बच्चा -1। इस -1 को आप लेस देन 1 ना बोले बच्चों, इस -1 को लेस देन 1 ना बोले। आपको माइनस साइन नहीं देखना है, आपको इग्नोर करना माइनस साइन को, आपको वैल्यू देखनी है क्या है। आपका आंसर आया -1, तो यूनिटरी इलास्टिक है ये, लेस देन 1 नहीं है बच्चों।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। आपको माइनस साइन इग्नोर करके देखना है कि क्या वैल्यू आई, क्या कॉफिशिएंट आया। आपका आंसर यहाँ -1 है, तो ये 1 है, ये लेस देन 1 नहीं है बच्चों। अब आप लेस देन 1 को भी देख लो, लेस देन 1 में आपका आंसर मतलब पॉइंट्स में आएगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड ऑल। ये -1, ये है एक से छोटा और माइनस में भी आएगा। तो यहां पर -1 का मतलब क्या है, माइनस साइन इग्नोर करके आप सिर्फ कॉफिशिएंट देखें। अगर आपका आंसर पॉइंट्स में आता है 0.1, 0.2, वो एक से कम है, ठीक है, वो एक से कम है। तो इस डिग्री में एक और इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, आप जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्रीज करते हैं ना, आपको डिमांड कर्व की शेप पता होनी चाहिए। सर वो तो पता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। बच्चा ओके, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, यू नो, आई नो यू आर स्मार्ट, बट डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है? स्टीपर है, फ्लैटर है, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ऐसा आपको बताना है। अभी जो ईडी इक्वल्स टू 1 है, ईडी लेस देन 1 है, ईडी मोर देन 1 है, इन तीनों डिग्रीज में आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड ही होगा बच्चों, बट स्लोप कैन बी स्टीपर और फ्लैटर, ये हो सकता है। अब ईडी इक्वल्स टू 1 में डिमांड कर्व डाउनवर्ड तो होगा, बट फिर भी एक और फीचर क्या है डिमांड कर्व का, इस डिग्री में ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू बनेंगे बच्चों। ईडी इक्वल्स टू 1, अब डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं बच्चों। डिमांड कर्व में आप एक्स एक्सिस पे लिखते हैं क्वांटिटी डिमांड, ओके, एक्स एक्सिस पे लिखते हैं क्वांटिटी डिमांड, वाई पे आप लेते हैं बच्चों प्राइस। अब इसी एग्जांपल पे लेके चलते हैं, आपका जो इनिशियल प्राइस था, मान लीजिए वो पी और क्यू था, ओपी एंड ओक्यू। आपका जो प्राइस था इनिशियल, लेट अस अज्यूम दैट कि वो ओपी और ओक्यू था, ओक्यू क्वांटिटी डिमांड और ओपी प्राइस। आपका प्राइस इन द गिवन एग्जांपल 10% से फॉल हुआ है, आपका प्राइस 10% से फॉल हुआ है, तो आपने प्राइस को फॉल कर दिया बच्चों, मान लीजिए 10% से, इतना गैप लिया, और प्राइस के 10% फॉल होने से डिमांड 10% से बढ़ गई। प्राइस के 10% कम होने से डिमांड 10% से बढ़ गई, तो जितना गैप आपने यहां लिया उतना ही गैप आप डिमांड में लें और 10% से बढ़ाएं। ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको गैप सेम लेना है, क्योंकि जितने परसेंट से प्राइस फॉल हुआ है उतने परसेंट से ही डिमांड बढ़ी है, तो आपका गैप सेम होगा, तभी समझ में आएगा आपको डिमांड कर्व की शेप क्या है। डाउनवर्ड तो है, बट स्टीपर है, फ्लैटर, या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हो सकती है, जो इस केस में होगी। अब यहां जो डिमांड कर्व बनेगा बच्चों, आप उसको नाम देंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां पे ईडी इक्वल्स टू 1 है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहां डिमांड कर्व की जो शेप है बच्चों, आप बोलोगे डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर ऐसा क्यों? आप यहां डिमांड कर्व को स्ट्रेट बना सकते थे, ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा है बच्चों आपके, तो आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं बच्चा, कोई डाउट नहीं है इस चीज में, आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट बनाएंगे, देखो कैसा बनेगा बच्चों, अब आप डिमांड कर्व जब ड्रॉ करेंगे बच्चा, यहां पर फिर से क्वांटिटी डिमांड नेक्स्ट एक्सेस, और वाई पे आप लेते हैं प्राइस। ईडी इक्वल्स टू 1 केस चल रहा है आपका, आपका प्राइस इनिशियल था ओपी एंड ओक्यू, आपने प्राइस को 10% से फॉल किया बच्चों, और डिमांड को 10% से इंक्रीज किया, सेम सेम चेंज आपने ले लिया, ये आपका 10% का इंक्रीज हो गया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसको आप ज्वाइन करते हैं बच्चों, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आएगा, स्ट्रेट लाइन, बट ना ये स्टीपर है ना ये फ्लैटर है। बच्चों स्टीपर कर्व कैसा होता है, फ्लैटर कर्व कैसा होता है, आपको पता होना चाहिए।
मैं आपको दिखाता हूं स्टीपर फ्लैटर क्या होता है बच्चों। एक डिमांड का हमारे पास ये है इस तरह का डाउनवर्ड, एक हमारे पास डिमांड का वी है। इन दोनों कर्व में फर्क देखिए बच्चों, डिफरेंस देखिए। एक इस तरह से है, इस तरह से, इसे बोलते हैं स्टीप। एक इस तरह से, इसे बोलते हैं फ्लैट। लेकिन जो ईडी इक्वल्स टू 1 वाला डायग्राम है, जो डिमांड कर्व है, वो ना स्टीपर है ना फ्लैटर है, वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नॉट स्टीपर नॉट फ्लैटर। ना वो स्टीपर है ना वो फ्लैटर है। तो ईडी इक्वल टू 1 के केस में डिमांड कर्व की शेप क्या होगी, इस पे क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। तो ईडी इक्वल्स टू 1 के केस में डिमांड कर्व डाउनवर्ड तो होगा बच्चों, ना स्टीपर होगा ना फ्लैटर होगा। आपका आंसर ये हो सकता है, या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्यों सर? बच्चा आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा मैथ्स। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व जो होता है उसका एक रूल है, उसके नीचे का जो एरिया है वो सेम है। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ओपी एरिया और ओक्यू एरिया, डिस्टेंस मेरा जो एरिया है वो सेम आता है। हाइपरबोला कर्व में हमेशा जो एरिया अंडर द कर्व है रिमेन सेम, एक्स एंड वाई एक्सिस का। तो वहां पर ईडी हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए बोलते हैं हाइपरबोला कर्व। तो आप याद रखें, ईडी यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ईडी इक्वल्स टू 1 के केस में डिमांड कर्व की शेप क्या है? ईडी इक्वल टू 1 कब आता है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आप ध्यान रखें बच्चों। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डिग्री पे, दैट इज ईडी मोर देन 1। ईडी मोर देन 1, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ईडी मोर देन 1, सेकेंड डिग्री, ईडी मोर देन 1। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ईडी मोर देन 1 कब आएगा बच्चों? आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू 10%। तो मान लीजिए प्राइस फॉल हुआ है 10% से किसी भी कॉमोडिटी का। एज अ रिजल्ट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू 20%। ये राइज हुई डिमांड। अगर प्राइस में 10% का फॉल हुआ और डिमांड में 20% का राइज हुआ, फाइंड आउट ईडी। आप फॉर्मूले में पुट करें जल्दी से, फॉर्मूले में पुट करेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऊपर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे। डिमांड इंक्रीज हुआ था, प्राइस फॉल हुआ था, प्लस माइनस आप लगा देंगे। अगर फॉल हुआ है तो माइनस, राइज हुआ है तो प्लस, सिंपल। तो आपका आंसर आता है बच्चा -2। बच्चा ये -2 इज नॉट लेस देन 1 अगेन। -2 1 से कम नहीं है। आप माइनस को ना देखें, माइनस को इग्नोर करें, वैल्यू देखें 1 से ज्यादा है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड मोर इलास्टिक डिमांड या फिर ईडी मोर देन 1। इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम सुनो बच्चा। आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे मोर देन 1 की? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड is more than परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, इट इज कॉल्ड क्या बच्चे? मोर इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिक डिमांड, इसे आप मोर इलास्टिक बोल सकते हैं, इसको आप हाई इलास्टिक बोल सकते हैं बच्चों, इसको आप मोर देन यूनिटरी इलास्टिक बोल सकते हैं बच्चों। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक इसको आप बोल सकते हैं। इसको आप रिलेटिवली हाई इलास्टिक बोल सकते हैं। रिलेटिवली हाई इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक भी चलेगा। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं जो ईडी मोर देन 1 को आप बोल सकते हैं बच्चों। अगर खाली इलास्टिक लिखा है, ओनली इलास्टिक, तो भी ये मोर देन 1 है बच्चा। तो आपको ये नेम्स याद रखने हैं, बिना नेम्स जाने आपको चैप्टर में कुछ क्लियरेंस नहीं होगा, आपको टॉपिक में दिक्कत आ सकती है, हर डिग्री में दिक्कत आ सकती है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसीलिए आप लोग इन डिग्रीज के नाम याद रखें। ईडी इक्वल्स टू 1 को आप क्या बोलते हो? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, या ईडी इक्वल टू 1, दैट्स इट। ईडी मोर देन 1 को आप क्या बोलते हो?
हाई इलास्टिक, मोर इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, या फिर रिलेटिवली इलास्टिक इसको आप बोल सकते हो, खाली इलास्टिक इसको आप बोल सकते हो। ये है ईडी मोर देन 1। बहुत सिंपल बच्चों। अब इसका अगर आप कर्व बनाए, अगर आप डिमांड कर्व बनाए तो ध्यान देंगे कि आपका डिमांड कर्व कैसा आता है, स्टीपर आता है या फ्लैटर आता है या स्ट्रेट लाइन आता है, कैसा आता है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से। अभी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये आपका ओरिजिन, क्वांटिटी, डिमांड, और वाई एक्सिस पे आप लेते हैं बच्चों प्राइस। ओके, प्राइस। अब प्राइस आप इनिशियल मान लीजिए आपका था ओपी एंड ओ क्यू, ओपी एंड ओ क्यू, ये आपने ले लिया इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल प्राइस। बच्चे आपका प्राइस जो है, मैंने यहां लिखा था कि प्राइस जो है वो 10% से फॉल हुआ। मैंने प्राइस फॉल कर दिया बच्चों, ये गैप ले लिया, मेरे अंदाजे से मैंने 10% का गैप ले लिया, तो 10% प्राइस फॉल हुआ, लिख दिया मैंने यहां पे 10%। और डिमांड का जो चेंज है वो 20% है, डिमांड बढ़ गई 20% से। अब जो गैप है ना बच्चों डिमांड का, वो ऑब्वियस 20% का है, 10 से ज्यादा है, तो जो प्राइस का आपने गैप दिखाया ना वाई एक्सिस पे, उससे ज्यादा गैप दिखाएंगे। ऑब्वियस डिमांड में आपने 20% का चेंज किया है, तो आप गैप भी ज्यादा दिखाएं तभी आपका कर्व सही बनेगा बच्चा। मैंने जो चेंज लिया है बच्चों वो गैप ज्यादा लिया क्योंकि मुझे 20% दिखाना है, डिमांड में 20% का राइज हुआ है। तो आपका जो कर्व आया बच्चों, आपका जो कर्व आया वो कर्व आपका डाउनवर्ड तो है, डाउनवर्ड तो है, बट इसे बोलोगे आप फ्लैटर कर्व, डाउनवर्ड बट फ्लैटर, क्योंकि ये शेप जो है ये इस तरह से जा रही है, ये फ्लैटर है। अगर इस तरह थोड़ी सी खड़ी शेप होती तो उसे बोलते हैं हम स्टीप। ये क्या है? फ्लैट। इसे बोलेंगे बच्चों डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर कर्व। तो ईडी मोर देन के केस में डिमांड कर्व जो होता है वो फ्लैटर होता है बच्चा। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व, the slope of demand curve in case of high elastic demand. You will say sir demand curve is downward but flatter. Okay, चलिए अब एक डिग्री और है हमारे पास जिसे बोलते हैं हम लेस देन 1 या लेस इलास्टिक या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, ईडी लेस देन 1। आपका आंसर एक से कम कब आएगा? ध्यान से सुनिएगा। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, it refers to a situation when it refers to a situation when percentage change in quantity demand, when percentage change in quantity demand is less than percentage change in price। क्या ऐसा होगा कि आंसर हमारा एक से कम आए? जो हमने लिखा जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो होगा वो प्राइस के परसेंटेज चेंज से कम होगा तो आपका ईडी लेस देन 1 आएगा। क्या ऐसा है बच्चों? देखिए ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से हम वैल्यूज पुट करते हैं। मान लीजिए डिमांड का जो परसेंटेज चेंज है वो 10% और प्राइस का परसेंटेज चेंज 20% है, मतलब 20% प्राइस फॉल होने से डिमांड में 10% का इंक्रीज हुआ। मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन में लिखा है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कम होगा, और यहां डिमांड का चेंज हमने कम ही लिया है एज कंपेयर टू प्राइस। प्राइस का परसेंटेज चेंज 20% है, डिमांड का परसेंटेज चेंज सिर्फ 10% लिया है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमने सही वैल्यू पुट की है। अब देखो आंसर आपका क्या आता है। आंसर इज 1/2 0.5 माइनस का। तो आपका आंसर जो आया बच्चा 0.5, देखिए माइनस मत देखिएगा, आपका आंसर 0.5 है। माइनस तो हमेशा ही लगेगा, ईडी माइनस में ही होगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी। तो आपका आंसर यहां 0.5 है। ये एक से कम है, ज्यादा है? बोलो बच्चों, एक से कम है। सर जब आपका आंसर एक से कम आ रहा है इसका मतलब आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम है। अब अगर आप इस डिग्री की डिमांड कर्व की शेप देखना चाहते हैं कि डिमांड कर्व कैसा बनेगा,
तो अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कि डिमांड कर्व की शेप यहाँ पे क्या आने वाली है। तो क्वांटिटी डिमांड आप लेंगे अगेन एक्स एक्सिस पे, वाई पे आप लेते हैं बच्चा प्राइस। आपका इनिशियल प्राइस मान लीजिए अगेन सेम एज जैसे हमने पहले लिया ओपी है, और आपकी जो डिमांड है इनिशियल मान लीजिए वो ओक्यू है। आपका जो प्राइस है बच्चों वो 20% से कम हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आपको गैप ज्यादा रखना पड़ेगा 20% का, ठीक है। और प्राइस में सिर्फ 10% इंक्रीज हुआ है, तो गैप यहां पे आप ऑब्वियस कम रखेंगे क्योंकि आपका डिमांड का चेंज कम है, आप कम गैप दिखाएंगे। ये सिर्फ 10% से बड़ी डिमांड और प्राइस 20% से आपका फॉल हुआ, तो जो आपका कर्व बनेगा बच्चा, आपका जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड तो बनेगा, बट आप देखिए ध्यान से आपका कर्व स्टीपर बनेगा बच्चा। कैसा बनेगा? स्टीपर। तो डिमांड कर्व की शेप डाउनवर्ड तो है, बट इसे हम बोलेंगे कैसी शेप? डाउनवर्ड बट स्टीपर। तो ईडी लेस देन 1 में डिमांड कर्व जो है बच्चा वो स्टीपर बनता है, ध्यान दीजिएगा, फ्लैटर नहीं बनता। अब हम एक बात बोल सकते हैं, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ज्यादा फ्लैटर कर्व होगा, जितनी कम इलास्टिसिटी होगी उतना स्टीपर कर्व होगा। मेरी बात को ध्यान रखना बच्चों, हायर द इलास्टिसिटी फ्लैटर द कर्व, लोअर द इलास्टिसिटी स्टीपर द कर्व। फिर से, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी उतना फ्लैटर कर्व, जितनी कम इलास्टिसिटी उतना स्टीपर कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। तो आपने अब तक 3 डिग्री करी, अब तक बच्चों हमने 3 डिग्री करी, ईडी इक्वल्स टू 1, ईडी मोर देन 1 एंड ईडी लेस देन 1। ये 3 डिग्री की हमने। ईडी इक्वल्स टू 1 क्या था? जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड के। आप नोट्स पे आ जाइए बच्चों, आपके नोट्स में हमने पहले क्या पढ़ा? इलास्टिसिटी। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, प्राइस या अदर फैक्टर भी, इनकम भी हो सकता है। तो हमने इसलिए बोला कि अगर मैं सिर्फ बात करता हूं इलास्टिसिटी की, अगर मैं बात करता हूं सिर्फ इलास्टिसिटी की, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं हाईलाइट करूंगा इसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर। मैंने यहां प्राइस नहीं लिखा क्योंकि मैं सिर्फ इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूं। उसके बाद हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिवाइड किया बच्चों 3 पार्ट्स में। कौन से 3 पार्ट्स में? प्राइस इलास्टिसिटी नंबर 1, क्रॉस इलास्टिसिटी नंबर 2, इनकम इलास्टिसिटी नंबर 3। अभी हम प्राइस इलास्टिसिटी कर रहे हैं बच्चों। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है बच्चा? प्राइस इलास्टिसिटी मींस, अगर हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये प्राइस इलास्टिसिटी है। ओके, तो प्राइस इलास्टिसिटी को और एक्सप्लेन किया हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी मींस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मान लो हम बोलते हैं चेंज बाय 10%, डिमांड चेंज बाय 20%, तो आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाता है। रेशियो होता है इलास्टिसिटी किसका? परसेंटेज चेंज इन डिमांड का और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का। उसके बाद हमने पढ़ा एक फॉर्मूला छोटा सा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बहुत सिंपल था। उसके बाद एक एग्जांपल हमने यहां सॉल्व किया, हमने भी किया था, यहां पर भी हो गया। उस दिन अगेन हमने पढ़ा कि डिग्रीज कितनी होती है। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को हम 5 डिग्री में डिवाइड करते हैं। वो 5 डिग्री क्या है बच्चों? 5 डिग्री है। सबसे पहला, यहां पे हमने नोट्स में हमारे परफेक्टली इलास्टिक पहले है बच्चों, उसके बाद इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक हमने किया नहीं अभी। हमने पढ़ा बच्चों हाई इलास्टिक डिमांड, ठीक है, मोर देन 1। हमने पढ़ा लेस इलास्टिक डिमांड, लेस देन 1। और हमने पढ़ा बच्चों यूनिटरी इलास्टिक, मतलब कि इक्वल्स टू 1। ये 3 डिग्री आप लोग पढ़ चुके बच्चों। ईडी इक्वल्स टू 1 में डिमांड कर्व की शेप कैसी दिख रही है बच्चों आपको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ईडी लेस देन 1 के केस में आपको दिख रही है डाउनवर्ड स्लोपिंग बट स्टीपर। ये स्टीपर आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। और ईडी मोर देन 1 में आपको डिमांड कर्व की शेप दिख रही है बच्चों फ्लैटर, तो आप फ्लैटर का ध्यान रखेंगे। तो ये जो शेप्स है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी डिग्री में कौन सी शेप आती है, डिमांड कर्व का क्या स्लोप आता है, इसको आप बहुत ध्यान से रिवाइज करेंगे बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके बाद अभी हमारे पास 2 डिग्री और पेंडिंग है। ईडी इक्वल्स टू 0
एंड ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही ध्यान से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा। आपको क्या याद रखना है? सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। आपको फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज देना, आप ईडी इक्वल टू 0 और ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट को भी अच्छे से आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ईडी इक्वल्स टू 0 आपका कब आने वाला है। ईडी इक्वल्स टू 0 बच्चा कोई भी डिग्री करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, ये फॉर्मूला हमारे पास है। आपको यह जानना है कि ईडी इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बच्चों बताया था कि इलास्टिसिटी क्या होता है, रिस्पॉन्स चेंज। अगर कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है, मैंने आपको रिमोट का एग्जांपल दिया था, दिस इज इनइलास्टिक, इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता खींचने पर, 0। तो 0 कब आएगा? जब डिमांड में कोई रिस्पॉन्स ही ना आ रहा हो, प्राइस चेंज हो रहे हैं, उसका डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा। कुछ कमोडिटी ऐसी होती है बच्चा, तो आप क्या लिख सकते हो कि प्राइस में तो चेंज आ रहा है, चाहे वो 10% का है, चाहे वो 20% का है, पर डिमांड में कोई परसेंटेज चेंज नहीं है, 0%। तो आपका आंसर बच्चों क्या आता है? ईडी इक्वल्स टू 0। ईडी इक्वल्स टू 0, 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0। तो आप अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, it refers to a situation when there is no change, there is no change in quantity demand due to change in price of good, due to change in price of a good। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, तो उसे क्या बोलेंगे आप? इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, बच्चों नाम याद रखिएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ईडी इक्वल टू 0। इनइलास्टिक चेंज ना होना, परफेक्टली इनइलास्टिक बिल्कुल भी चेंज ना होना। तो ईडी इक्वल टू 0 मींस परफेक्टली इनइलास्टिक। इस डिग्री में डिमांड कर्व की शेप क्या बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आप बनाकर देख लीजिए। एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस प्राइस। ठीक है, वाई एक्सिस पे प्राइस। आपने प्राइस लिया इनिशियल ओपी, आपने डिमांड लिया इनिशियल ओक्यू, आपने प्राइस में चेंज किया, इधर फॉल राइज कुछ भी कर सकते हैं। मान लो आपने 10% का प्राइस में फॉल किया, या 10% राइज भी हो सकता है बच्चों, प्राइस में कुछ भी हो सकता है। प्राइस राइज हुआ या फॉल हुआ, डिमांड में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, जितनी डिमांड पहले थी उतनी अभी भी है। तो आपका डिमांड कर्व जो है ना बच्चा, वो यही है। आपको डिमांड कर्व बनाना नहीं है, यही आपका डिमांड कर्व है, ईडी इक्वल टू 0 में। इससे बोलेंगे आप वर्टिकल डिमांड कर्व। वर्टिकल डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आपको ध्यान रखना है कि परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब ईडी इक्वल्स टू 0 के केस में आपका डिमांड कर्व जो होता है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा, इसके बाद इस डिग्री को ईडी इक्वल टू 0 को या ईडी इक्वल्स टू इनफिनिट जो हम अभी करेंगे, उन दोनों डिग्रीज को हम बोलते हैं एक्सट्रीम डिग्रीज। एक्सट्रीम क्यों बोलते हैं? या तो बिल्कुल चेंज नहीं है या बहुत ज्यादा ही चेंज। ठीक है, जो ईडी इक्वल्स टू 1 है, ईडी मोर देन 1 है, ईडी लेस देन 1 है, वो नॉर्मल डिग्रीज है, ये एक्सट्रीम डिग्रीज है। ठीक है, अब बात करते हैं ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट की। ईडी इक्वल्स टू इंफिनिटी, ये लास्ट डिग्री है। अब आपका आंसर इनफिनिट कब आएगा? मतलब प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो और डिमांड में बहुत ज्यादा ही चेंज आ जाए बच्चा। प्राइस में थोड़ा सा चेंज है,
और डिमांड में बहुत ज्यादा ही चेंज आ जाए, इसे बोलेंगे इनफाइनाइट। कितना भी, एनी एक्सटेंट, अप टू एनी एक्सटेंट डिमांड में चेंज आ सकता है, चाहे राइज का चाहे फॉल का, उसे बोलेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक। ये नाम ध्यान रखिए, परफेक्टली इलास्टिक। कितना भी खिंचाव, कितना भी रिस्पॉन्स डिमांड में आ सकता है प्राइस के थोड़े से भी चेंज होने से। पेट्रोल पता है ना आपको क्या चीज है बच्चों? पेट्रोल का प्राइस थोड़ा सा फॉल होता है, सभी लोग, सारे कंज्यूमर्स डिमांड इतनी ज्यादा चेंज कर देते हैं, थोड़े से प्राइस कम हुए, भरवा लिया पेट्रोल बहुत ज्यादा, प्राइस थोड़े ज्यादा हुए, बहुत सारी डिमांड कम भी हो जाती है, यूज करने लगते हैं हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो परफेक्टली इलास्टिक कुछ ऐसा ही है, थोड़े से प्राइस चेंज होकर डिमांड में ज्यादा ही चेंज आएगा। तो आप क्या लिखेंगे? व्हेन डिमांड या क्वांटिटी डिमांड changes to any extent, when quantity demand changes to any extent due to change in price, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बहुत ज्यादा है, कितना भी चेंज आ जाए, उसे बोलेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर मैं लिखता हूं कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड मान लीजिए 2000% का है, बहुत ज्यादा चेंज आ गया, और प्राइस में सिर्फ 1% का चेंज, या फिर इसकी जगह लिखता हूं मैं प्राइस में 0% का चेंज। अब यहां आप दो बात लिख सकते हैं, या तो प्राइस में चेंज हुआ ही नहीं, फिर भी डिमांड बहुत मल्टीपल ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज हो गई, या प्राइस में चेंज लिटिल, ना के बराबर हुआ, फिर भी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो गई, तो उसको आप हमेशा बोलेंगे बच्चों इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे बच्चा? इनफाइनाइट। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं लिखता हूं, देखो अगर आप डिवाइड करेंगे 1 से, आपका आंसर 2000 आ सकता है इलास्टिसिटी, लेकिन अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं, आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट। तो कुछ डेफिनेशंस में लिखा जाता है बच्चों कि डिमांड में बहुत ज्यादा ही चेंज आ गया और प्राइस में ना के बराबर चेंज आया। 1 मैंने ज्यादा फिगर ले लिया, 0.1 करूंगा तो और अच्छा है। तो ना के बराबर या बिल्कुल चेंज ना होना प्राइस को, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो जाना, इट इज कॉल्ड परफेक्टली। डेफिनेशन में ऐसे लिखते हैं कि प्राइस में लिटिल बिट चेंज हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो गई। पर जब ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं? जब कर्व बनाते हैं तो क्या दिखाते हैं? जब हम कर्व बनाते हैं बच्चा, कर्व बनाते वक्त हमेशा हम क्या दिखाते हैं कि प्राइस में चेंज हुआ ही नहीं, ना के बराबर हम दिखा भी नहीं सकते, और डिमांड का चेंज बहुत ज्यादा ही हो गया, ये डिमांड में फॉल बहुत ज्यादा हो गया, राइज बहुत ज्यादा हो गया। तो अब क्या देख रहे हैं? प्राइस में चेंज तो हो ही नहीं रहा, पर डिमांड चेंज हुए जा रही है। इट इज कॉल्ड ईडी इक्वल टू इनफिनिट, मतलब कि परफेक्टली इलास्टिक। तो डिमांड कर्व की जो शेप आएगी बच्चों, वो आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसे बोलोगे आप हॉरिजॉन्टल। क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल। तो डिमांड कर्व की जो शेप है बच्चों, हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इन केस ऑफ ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब कि परफेक्टली इलास्टिक के केस में। तो परफेक्टली इलास्टिक कब आएगा? व्हेन डिमांड चेंजेस टू एनी एक्सटेंट विदाउट चेंज इन प्राइस और लिटिल बिट चेंज इन प्राइस, इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड कर्व कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल। तो हमने 5 डिग्री कर ली है बच्चों, हमने 5 डिग्रीज कर ली है। ईडी इक्वल्स टू 1, ईडी लेस देन 1, ईडी मोर देन 1, 0 एंड इनफाइनाइट। अगर आप पांचों डिग्रीज को कंबाइंड एक साथ एक ही डायग्राम में बनाना चाहते हैं, पांचों डिग्रीज को एक साथ एक ही डायग्राम में बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा बच्चा। सबसे पहली चीज, अगर मैं बोलता हूं ये शेप, ये है ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, पैरेलल टू वाई एक्सिस वर्टिकल बनाता हूं तो ये है ईडी इक्वल्स टू 0। अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट, ना स्टीपर ना फ्लैटर बनाता हूं, ये है ईडी इक्वल्स टू 1। अगर मैं फ्लैटर बनाता हूं तो ये है ईडी मोर देन 1, अगर मैं स्टीपर बनाता हूं तो बच्चों ये है ईडी लेस देन 1। तो आप एक ही कर्व में पांचों डिग्रीज को शो कर सकते हैं। आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, बट आपको एक अंदाजा हो जाता है, रिवीजन हो जाता है कि कौन से कर्व की शेप कौन सी आइडेंटिफाई करना आपको आसान हो जाता है। तो आप ध्यान से देखें, ये 5 डिग्री हैं, ऑल डिग्रीज इन अ सिंगल डायग्राम।
अगर आपका कर्व पैरेलल टू y एक्सिस है तो वो AD इक्वल टू 0 है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। आपका कर्व पैरेलल टू x एक्सिस है तो वो आपका परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। और अगर आपका कर्व फ्लैटर है तो ED मोर देन 1 है, यानी कि हाई इलास्टिक। आपका कर्व लेस देन 1 आ रहा है तो वो लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक। देखो लेस देन 1 के नाम क्या हो सकते हैं बच्चों, लेस देन 1 के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। लेस देन 1, लेस देन 1 को आप क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे सर इनइलास्टिक, ठीक है। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, या आप बोल सकते हो रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, या सिर्फ और सिर्फ इन इलास्टिक लिखा है तो भी चलेगा, क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक 0 होता है, सिर्फ इन इलास्टिक लिखा है तो लेस देन 1 चलेगा बच्चों। ये आपका है ईडी, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्रीज, जिनमें 2 डिग्री एक्सट्रीम है, ईडी 0 और ईडी इनफाइनाइट, और बाकी 3 डिग्री नॉर्मल है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ा कि वो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर। और अगर हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अगर डिमांड में रिस्पॉन्स आएगा उसे मेजर करने वाले हैं, तो मेजरमेंट सीख रहे हैं हम कि डिमांड में इलास्टिसिटी का मेजरमेंट कैसे होता है। तो हमने सीखा परसेंटेज मेथड से, परसेंटेज में पूरा हमने किया नहीं बट एक फॉर्मूला हमने किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे आप मेजर कर सकते हो, कितने मेथड्स हैं, 4 से 5 मेथड्स कराऊंगा मैं आपको कि प्राइस इलास्टिसिटी को आप कैसे मेजर कर सकते हो, परसेंटेज मेथड से, आर्क मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, पॉइंट मेथड से, रेवेन्यू मेथड से, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो अभी आज आपको क्या करना है बच्चों, आपको प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग, सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग, उसका फॉर्मूला और 5 डिग्रीज की डेफिनेशन, डायग्राम की शेप और स्लोप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बनाकर देखना है डायग्राम को। डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएंगे बट आपको प्रैक्टिस करना है, इससे आपको याद हो जाएगा कौन से कर्व की शेप कैसी, कौन सी डिग्री में कौन सा स्लोप होता है। इतना करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग मैथड्स। तो आज की क्लास को हम यहीं क्विट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।